Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन या ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन या ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर कोई ट्रायल कैसे इंस्टीट्यूट किया जाता है, कैसे उसको इनिशिएट लिया जाता है, वो स्टार्ट कैसे किया जाता है, किस तरह से उसको लॉन्च करवाया जाता है, उसकी प्रोसीडिंग कैसे होती है। अगर ट्रायल पुलिस स्टार्ट कराए तो उसकी प्रोसीडिंग क्या होगी, अगर ट्रायल इन पर्सन कोई प्राइवेट कंप्लेन के थ्रू स्टार्ट करवाए तो उसकी प्रोसीडिंग क्या होगी और कैसे होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहां पर केस को प्रोसीड करेगी, नॉन पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्राइवेट प्रोसिक्यूटर कहां पर प्रोसीड करेंगे या प्राइवेट काउंसिल कहां पर प्रोसीड करेगी। ट्रायल बिफोर कोर्ट इस लेक्चर को मैं कोशिश करूंगा कंप्रिहेंसिव वे से आपको समझाऊं, बताऊं, इसका ओवरव्यू दूं, इसके बारे में आपको समझा सकूं। सबसे पहले तो हमें समझना जरूरी है ट्रायल, बेसिक जो इसकी इंटरप्रिटेशन है, बेसिक जो इसकी इंटरप्रिटेशन है ट्रायल की। सबसे पहले तो ट्रायल को समझना जरूरी है कि व्हाट इज ट्रायल। ट्रायल एक ऐसी लिटिगेशन, एक ऐसी आर्बिट्रेशन, एक ऐसी कौंसल जहां पर दो या दो से ज्यादा पार्टीज किसी एक फैक्ट के ऊपर डिफरेंट ओपिनियन रखती हो, डिफरेंट क्लेम रखती हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखती हो। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं मेरा नाम मुबशर इकबाल है, मेरे अपोजिट पार्टी कहती है कि जी आपका नाम मुबशर इकबाल नहीं है। तो यहां पर क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गई, डिफरेंट क्लेम आ गए, डिफरेंट थ्योरीज आ गई, डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ गए। तो जहां पर किसी, अब यहां पर फैक्ट क्या है, इशू किस चीज का है, नाम का ना, मेरा इशू तो नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि माई नेम इज मुबशर इकबाल चौहान। एक शख्स कहता है कि नहीं जी आपका नाम मुबशर इकबाल चौहान नहीं है, आपका नाम कुछ और है, वगैरह वगैरह। तो यहां पर जब प्रूफ करूंगा तो मैं अपने नाम को अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, अपने आईडी कार्ड के साथ, अपने बेफार्म, अपने एजुकेशनल जो मेरे डॉक्यूमेंटेशन है उनके साथ, और वो भी अपनी फेवर में। तो ऐसा फैक्ट जहां पर कोई डिस्प्यूट आ गया हो, तकरार आ गई हो, बहस मुबहसा हो, किसी के राइट की वायलेशन हुई हो और उसका इल्जाम ये हो कि मेरे राइट्स की वायलेशन किसी और ने की है, उसका इल्जाम हो कि मैंने राइट की वायलेशन फलां ने की और फलां उसको एडमिट करने को तैयार ना हो कि मैंने राइट की वायलेशन नहीं की। ऐसी सूरत में दोनों पार्टीज के राइट, लायबिलिटीज, उनकी ड्यूटीज को डिटरमाइन करने के लिए जब कोर्ट एक प्रोसीडिंग स्टार्ट करती है, एक कंपिटेंट कोर्ट एक प्रोसीडिंग को लॉन्च करती है, या एक कंपिटेंट कोर्ट के सामने उस प्रोसीडिंग को ले जाया जाता है और वो उस प्रोसीडिंग को अकॉर्डिंग लॉ, अकॉर्डिंग कानून के मुताबिक जो कानून इसके अंदर डिफाइन किया हुआ कि आपने इस तरीके से, जो डिफाइन किया हुआ लॉ ने कि आपने इन तरीकों से, इस तरीके से आपने केस को सॉल्व करना है, तो उसके ऊपर चलते हुए, लॉ के ऊपर चलते हुए जब कोर्ट उस मैटर को डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है वहां पर राइट, लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज, तो दैट इज कॉल्ड ट्रायल। जहां पर एक कंप्रिहेंसिव राइट, लायबिलिटीज, ड्यूटीज को डिटरमाइन किया जाता है A to Z। ऑब्जेक्शन स्टार्ट होने से, क्वेश्चन स्टार्ट होने से, क्वेश्चन को कंप्लीट करने तक, उसके ऑब्जेक्शन को रेज होने से लेकर उसको कंप्लीट करने तक, उसको कंप्रिहेंसिवली जब डिटरमाइन किया जाता है तो ये सारी प्रोसीडिंग, ये सारा प्रोसीजर कहलाता है ट्रायल। क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूं, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो नीचे रेड बटन को, लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के सामने आए रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स का जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हरजाना मुआवजा नहीं है। सेकेंडली, मैं अपने नोट्स की, अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूं। मेरी फीस आपने 3 स्टेप्स के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप, कम से कम 10 रुपए आपने डोनेट करने हैं, कोई मांग रहा है, नहीं मांग रहा। सेकंड स्टेप, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। थर्ड स्टेप, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। जैसे कि थोड़ा सा आपको मैंने प्रीफेस बताया ट्रायल का, इसकी अपने एक मीनिंग बताया इसकी समझने के लिए ट्रायल को, कि ट्रायल बेसिकली है क्या। तो जो इसका रिलाय प्रोविजन है CRPC का, वो है 265A to 265N कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 265A से लेकर 265N तक जो इसका प्रोसीजर है, सब सेक्शन मेन सेक्शन 265 और सब सेक्शन A से लेकर मेन सेक्शन 265 ही और सब सेक्शन N तक, जो सब सेक्शन N तक जो प्रोसीजर है, जो सेक्शंस हैं, वो डील करते हैं ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के साथ।
मीनिंग ऑफ ट्रायल मैं आपको बता भी चुका है, इसके लिटरल मीनिंग भी यहां पर आपको बताता चलो जो मेंशन किए हुए मैंने। ट्रायल मीन अ फॉर्मल जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल क्लेम इन एडवर्स प्रोसीडिंग। जहां पर कोई मुखालिफ प्रोसीडिंग आ गई हो, मुखालिफ क्लेम आ गया हो, मैं कहूं कि ये चीज ऐसे है, दूसरा कहेगा नहीं ये चीज ऐसे है, मैं उस चीज को किसी और तरीके से मान रहा हूं, दूसरा किसी और तरीके से उसको तस्लीम कर रहा है, मान रहा है, मेरा क्लेम कुछ और है, सामने वाले का क्लेम कुछ और है। तो ऐसी सूरत में जब हम कोर्ट के सामने जाएंगे वो अपने राइट्स ड्यूटीज की डिटर्मिनेशन के लिए, उनकी सेटलमेंट के लिए, तो डेट इज कॉल्ड, ये सारा जो प्रोसीजर है ये कहलाएगा ट्रायल। ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन कंडक्ट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 265A, where trial initiate before the court of session upon a police report, the prosecution shall be conducted by the public prosecutor। एक केस लॉ है इन AIR 1924 Pat 283, where the proceedings are initiated on a police report, a private counsel has no position at all in that litigation। अगर ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के सामने पुलिस रिपोर्ट से, यानी कि एक FIR से स्टार्ट किया जाता है, या पुलिस अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करवाती है, उससे उस ट्रायल का इनिशिएट, फॉर एग्जांपल एक शख्स के साथ उसको इंजरी काज हुई, 337 के अंदर वो फॉल कर रहा है, उसने FIR करवाई, पुलिस ने FIR मेंशन कर ली, FIR लिखने के बाद उसने कोर्ट के अंदर सबमिट करवाई, तो वहां से जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा, जो ट्रायल स्टार्ट होगा, उसको कंडक्ट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं, जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं, ADPP DDPP, वो उनको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। वहां पर आप चाहें तो इन पर्सन अपना प्राइवेट वकील भी कर सकते हैं, लेकिन वो केस प्रोसीड ऐसे ही होगा जैसे गवर्नमेंट ने किया, तो वहां पर एज ए लीगल पोजीशन प्राइवेट की कोई नहीं है, लेकिन वो अपने केस के अंदर आर्गुमेंटेशन कर सकता है, अपने केस के अंदर बहस कर सकता है, बिल्कुल उसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ मिलकर, उसके साथ खड़े होकर, बट लीड करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जहां पर मैं फिर बता दूं कि जो केस पुलिस रिपोर्ट से दर्ज होता है, लोग कहते हैं कि सरकारी वकील नहीं मिलते, गलत कहते हैं, सरकारी वकील ही केस को प्रोसीड करते हैं A to Z तक। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपना प्राइवेट वकील भी हायर कर सकते हैं, वो भी वहां पर आर्गुमेंट करेगा, बट मेन और लीडिंग जो काउंसिल होगी वो आपकी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, जो सरकारी वकील होगा, ADPP या DDPP जो होगा, जो वो उस केस को आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। प्रोसीजर इन केस ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन 265B, इसका जो प्रोसीजर है वो क्या अडॉप्ट किया जाएगा। सबसे पहले सप्लाई द स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, FIR है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है, जो कुछ भी कलेक्ट किया गया है पुलिस की तरफ से ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग FIR को विटनेस आए हैं, उन तमाम को जो डॉक्यूमेंट हैं वो उस अक्यूज को, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, उसको फरहाम किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को पढ़ सके, जज कर सके और अपना बेहतर तरीके से दिफा कर सके। ऐसे नहीं किसी को फंसा दिया और जो है ना वो उसको फट्टे के ऊपर चढ़ा दिया फांसी के लिए, वो उसको दिफा करने का पूरा मौका दिया जाएगा। वेयर केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट 265C सबसेक्शन A, जहां पर केस जो इनिशिएट किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, शुरुआत किया जाता है पुलिस रिपोर्ट से, कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी प्रोवाइड सप्लाइड या फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ द अक्यूज नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। ट्रायल से 7 उसको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है उसको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? द FIR, अगर FIR हुई है तो FIR की कॉपी, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस ने रिपोर्ट क्या बनाई है उसकी कॉपी, स्टेटमेंट ऑफ ऑल विटनेस रिकॉर्डेड, जितने भी विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई उन सब की कॉपीज, द इंस्पेक्शन नोट रिकॉर्डेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑन हिज फर्स्ट टू द प्लेस ऑफ अकरेंस एंड नोट रिकॉर्डेड बाय हिम ऑन रिकवरीज मेड, जो रिकवरी की गई है पुलिस की तरफ से उसकी कॉपीज, जो पुलिस मौका वारदात के ऊपर गई, अकरेंस प्लेस के ऊपर गई, उसकी जो फर्स्ट साइड इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की उसकी रिपोर्ट की कॉपी, ये तमाम 4 चीजें जो मुलजम है उसको एज सुन एज फरहाम की जाएंगी, ताकि उनको पढ़ सके कि मेरे ऊपर इल्जाम क्या लगा है, मेरे ऊपर किसी ने अगर जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है वो क्या लगाया है, मैं किस केस के अंदर मुझे फंसाया गया, किस केस, कौन सा केस मेरे ऊपर लॉन्च करवाया गया, तो वो अपने आप को बेहतर तरीके से डिफेंड कर सके कोर्ट के सामने। नेक्स्ट है जी वेयर केस इंस्टीट्यूट अपॉन अ प्राइवेट कंप्लेन या कंप्लेन इन राइटिंग, जहां पर प्राइवेट कंप्लेन यानी कि सेक्शन 200 के तहत आप केस को इनिशिएट करवाते हो, या 22A-22B की पटिशन आप फाइल करते हो सेशन जज साहब के सामने, या सेक्शन 200 मजिस्ट्रेट साहब के सामने आप एप्लीकेशन देते हो तो केस को स्टार्ट करवाते हो, तो ऐसी सूरत में जहां पर प्राइवेट कंप्लेन दी गई है, इन पर्सन कंप्लेन दी गई है, पुलिस रिपोर्ट नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की प्राइवेट कंप्लेन दी गई, वहां पर केस को आगे फर्दर प्रोसीड कैसे किया जाएगा, वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अक्यूज को दिए जाएंगे। द कंप्लेन, जो कंप्लेन होगी वो अ स्टेट पटिशन ऑफ कंप्लेंट, द सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन, जो स्टेट पटिशन है, कंप्लेंट का जो मवाद है, मतन है, वो अक्यूज का फराहम किया जाएगा कि आपके खिलाफ ये दरखास्त आई है। स्टेट मीन्स ऑफ हिज विटनेस, जो कंप्लेन के अंदर विटनेस मेंशन है कि ये गवाहान है जिन्होंने मेरे साथ ये होते देखा, फलां शख्स ने मेरे साथ किया, उनकी स्टेटमेंट फराहम की जाएगी। सेम वही प्रोसीजर सिवाय FIR के, क्योंकि वहां पर FIR होती है तो FIR की कॉपी, और यहां पर कंप्लेन होती है तो कंप्लेन की कॉपी जो है वो अक्यूज को फराहम की जाएगी। नेक्स्ट है जी व्हेन चार्ज इज टू बी फ्रेम,
265D जब चार्ज फ्रेम कर दिया जाए, जब फर्दर जुर्म आयद कर दी जाए, द कोर्ट हैज टू फ्रेम चार्ज 265D CRPC after pursuing the police report or complaint and all other documents and statement filed by the prosecution, and if the court is of the opinion that there is ground of proceeding with a trial, the charge could be framed. जहां पर कोर्ट को लगे कि पुलिस रिपोर्ट आई या प्राइवेट कंप्लेंट किसी शख्स ने दी और कोर्ट को लगे कि ये खातर ख्वाह फैक्ट है जिसके ऊपर आगे फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है, और अक्यूज ने अपना एतराफ भी नहीं किया, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, विक्टिम पार्टीज की तरफ से उसके ऊपर मुसलसल इल्जाम के ऊपर वो कायम है पार्टी, तो जज साहब को लगे, अदालत को लगे कि इस केस को आगे फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, ये केस आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन, जो विटनेस, जो एविडेंस रिक्वायर है वो इसके लिए काफी है, तो फिर वो उस मुल्जम के ऊपर चार्ज फ्रेम करेंगे, यानी कि फर्दर जुर्म आयद लगाएंगे कि तुम्हारे खिलाफ ये FIR आई। चार्ज फ्रेम के ऊपर मैं एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर अलग से भी बनाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती है मुल्जम के खिलाफ, उसके बारे में। तो वो चार्ज फ्रेम करके मुल्जम के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है, किस सेक्शन से रेलिवेंट है, किस तरह का है, नोयत क्या है, इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस एटसेट्रा, वो चीजें उसके ऊपर फ्रेम करके उसकी कॉपी उसको दे दी जाएगी कि अब आप इसको आगे फर्दर डिफेंड कर सकते हैं। प्ली, एक्सक्यूज लेना, कोई ऐसी वजह खड़ी करना अपना क्राइम को करने या ना करने की, करने या ना करने की। प्ली का ये सिर्फ यही मतलब नहीं कि आप अपने जुर्म को करने की प्ली लेते हो, ना करने की प्ली भी लेते हो कि मैं ये क्यों करूंगा जबकि मैं यहां पर मौजूद ही नहीं था, तो प्ली ना करने की भी हो सकती है। प्ली अंडर सेक्शन 265E, द चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू अक्यूज, चार्ज जो है वो अक्यूज को पढ़ाया जाएगा और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा वजाहत के साथ। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लॉ के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आम शख्स को समझ में नहीं आती, तो इसलिए जज साहब उसको एक्सप्लेन करेंगे कि तुम्हारे खिलाफ ये चीजें इंपोज की गई हैं, लगाई गई हैं, तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगाए गए हैं। एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही इज गिल्टी, और उससे पूछा जाएगा कि आया आप गिल्टी हो, और हैज नो डिफेंस टू मेक इफ ही प्लीड गिल्टी, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे डायरेक्शन कन्विक्ट हिम। अगर वो वहां पर अपना कन्फेस कर ले फर्दर जुर्म आयद होने के बाद, पहले फर्दर जुर्म आयद हुई और उससे उसको बुलाया गया, उसको समन दिया गया और उससे पूछा गया, तो वो कहता है जी मैंने आगे फर्दर केस को प्रोसीड करना है। फर्दर जुर्म आयद करने के बाद फिर उससे पूछा जाएगा कि अब आप अपने जुर्म को मानते हो, आपने जुर्म किया है या नहीं किया। अगर तो मुल्ज़म कह दे कि जी मैंने जुर्म किया है, तो ये कहलाएगा कन्फेशन, जो कि इससे पहले हम इसके ऊपर कंप्रीहेंसिव लेक्चर अपने अपलोड कर चुके हैं। तो कन्फेशन की सूरत में अगर सेशन जज साहब चाहें तो वहीं पर उसको सजा दे सकते हैं, अगर मजीद उस केस के अंदर एविडेंस को मंगवाना चाहे तो मजीद एविडेंस को भी मंगवाया जा सकता है। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, अगर अक्यूज इनकार कर देता है, वो कहता है जी मैंने जुर्म नहीं किया, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने हर्ट नहीं किया, मैंने फायर नहीं मारा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तो फिर जो सेशन जज साहब हैं, जो कोर्ट है, वो प्रोसिक्यूशन को डायरेक्शन देती है कि अब आप अपनी एविडेंस लेकर आए। प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेकर आती है 265F के तहत, where the accused does not plead guilty or court does not convict him or his plea, उसकी प्ली के ऊपर उसको सजा नहीं देती, the court shall proceed to hear the complainant and takes all such documents, all such evidence as may be produced in support of prosecution। तो फिर अदालत प्रोसिक्यूशन को कहती है कि अपने फेवर के अंदर तमाम एविडेंस लेकर आए और मुहैया करें कोर्ट के सामने। समन ऑफ विटनेस, जो विटनेस है उनको समन किया जाएगा, जितने भी विटनेस है कि आप कोर्ट में आए और अपनी एविडेंस दें। The court shall summon person who is acquainted with the fact of the case and able to give evidence for prosecution। कोर्ट इनके अलावा भी किसी को समन जारी कर सकती है, जिनको कोर्ट विटनेस कहा जा सकता है, जिनको कमिटेंट विटनेस या जिनको एक्सपर्ट विटनेस भी कहा जा सकता है, उनको भी बुलवा सकती है। When court refuse to summon any witness, कोर्ट किसी विटनेस को बुलाने से इनकार भी कर सकती है कि इसकी जरूरत नहीं, जब कोर्ट को लगे कि जो गवाही देगा इससे डिले पैदा हो जाएगा, वेक्सेशन होगी, खराब गवाही देगा, ये जो है वो इतनी सेंसिबल गवाही नहीं देगा, इतनी परफेक्ट इसकी एविडेंस नहीं है, गवाही नहीं है, शहादत नहीं है, तो लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है। तो जहां पर भी कोर्ट में फिट थिंकिंग कोर्ट को लगे तो वो उसको विटनेस को बुलाने से इनकार कर सकती है। Where the examination of witness for the prosecution and the examination of the accused are concluded, जब दोनों जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने विटनेस को बुला लेगी, वो अपने विटनेसेस को पेश करवाएगी कोर्ट के सामने, उनकी गवाही दिलवाएगी, फिर उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी डिफेंस की तरफ से, अक्यूज की तरफ से, अक्यूज के काउंसिल की तरफ से। वेयर अक्यूज पुट एनी रिटन स्टेटमेंट द कोर्ट शैल फाइल एंड इट रिकॉर्ड, जहां पर अक्यूज को रिटन स्टेटमेंट पुट करता है तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगी, ऑन द रिकॉर्ड लेकर आएगी। वेयर द अक्यूज से दैट ही मींस टू एड्यूस एविडेंस, जहां पर अक्यूज मुल्जम कहे कि वो भी कुछ अजाफी एविडेंस शामिल करना चाहता है अपनी फेवर में, द कोर्ट शैल ऑन अक्यूज टू इंटर ऑन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस, तो कोर्ट अक्यूज को इजाजत देगी कि आप अपनी फेवर के अंदर अगर एविडेंस लाना चाहते हैं, विटनेस लाना चाहते हैं, तो आपको इजाजत है। प्रोसिक्यूशन के बाद अब आप अपनी फेवर के अंदर विटनेस को लेकर आएंगे। तो ये जो तरीकेकार है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि केस स्टार्ट होने से लेकर आगे फर्दर कैसे होगा। फिर चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन को बोला जाएगा गवाही लेकर आओ, फिर उनकी गवाहों को कैसे कैसे बुलवाया जाएगा, फिर उसके बाद डिफेंस को या अक्यूज को बोला जाएगा कि अगर आप चाहें तो अपनी फेवर के अंदर एविडेंस ला सकते हैं, विटनेस ला सकते हैं। अब
अक्यूज अपने फेवर के अंदर विटनेस को बुलाएगा, समनिंग अप बाय प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस वेयर अक्यूज डज नॉट एड्यूस एविडेंस इन हिज डिफेंस। अब अगर अक्यूज अपनी डिफेंस के अंदर एविडेंस ले आता है, उनको पेश करवा देता है, या अक्यूज अपनी फेवर में एविडेंस नहीं लेकर आता, नहीं पेश करवाता, इजाफी एविडेंस नहीं देता, द कोर्ट शैल अपॉन द प्रोसिक्यूटर टू सम अप हिज केस वेयर आफ्टर द अक्यूज शैल मेक अ रिप्लाई ऑन द क्लोज ऑफ प्रोसिक्यूशन केस एंड एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने अक्यूज को बोला आपने एविडेंस देनी है, अगर तो उसने एविडेंस पेश करनी हुई, विटनेस पेश करनी हुई तो पेश करेगा और उसके बाद मामले आगे फर्दर प्रोसीड सेम ऐसे किया जाएगा। अगर वो कहे कि मैंने मजीद एविडेंस नहीं देनी है, मेरे पास एविडेंस नहीं है, विटनेस नहीं है, तो फिर कोर्ट प्रोसिक्यूशन को बोलेगी कि अब आप सम अप कर रहे हैं केस को। सम अप का मतलब होता है जिन दोस्तों ने ट्रायल के अंदर हिस्सा लिया होगा या जो वकील साहबान ट्रायल करते हैं उनको पता है सम अप का, कि जाओ आपकी स्टार्ट से प्रोसीडिंग है अब तक की, उस तमाम को कंक्लूजन के तौर के ऊपर, एक खुलासे के तौर के ऊपर आपने पेश करना है। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जितनी भी देर का केस है, जितनी भी देर वकील साहब बोल सकते हैं, शुरू से लेकर आज तक, मतलब सम अप करने तक जो प्रोसीडिंग है, विटनेस के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन बोलेगा कि जी जो हमारे गवाह ने गवाही दी वो अक्यूज को पहचानना, हमारी विटनेस जो रिलायबल है, स्ट्रॉन्ग है, अक्यूज ने वो मान नहीं रहा लेकिन उसने जुर्म किया है, ये गलती की है, कमी कोताही की है, उसे सजा उसको मिलनी चाहिए, उसने कत्ल किया, हर्ट किया, रॉबरी, चोरी, डकैती, कुछ भी उसने किया है, तो लिहाजा हमारी एविडेंस। तो वकील साहब जो हैं, प्रोसिक्यूशन के जो वकील साहब हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या प्राइवेट काउंसिल है, वो पहले दिन से लेकर आज तक, यानी कि जिस दिन सम अप होना है केस, उस दिन तक की सारी प्रोसीडिंग का खुलासा बनाकर उसको जज साहब के सामने पेश करेगी कि फलां टाइम ये हुआ, फलां एविडेंस के अंदर ये कहा गया, फलां विटनेस के अंदर ये कहा गया, फलां एविडेंस के अंदर विटनेस के अंदर ये चीजें मिली, फलां एविडेंस से उनके फोरेंसिक फिंगरप्रिंट मिले, एटसेट्रा, डीएनए मिला, बहुत सारी इस तरह की चीजों को खुलासे के तौर के ऊपर जज साहब के सामने पेश करेंगे। फिर अक्यूज को मौका दिया जाएगा कि अब आप इन तमाम चीजों का रिप्लाई करें। फिर जो प्रोसिक्यूटर ने बोला अक्यूज बारी बारी उनका रिप्लाई करेगा, या तो उनको मानता जाएगा या उनसे इनकार करता जाएगा, या उनकी रिबर्टल के अंदर अपनी कोई और बात कि जी नहीं ऐसे नहीं ऐसे हुआ, जो प्रोसिक्यूटर ने बोला कि ये ऐसे मैंने किया, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे, तो इस तरह से वो उसके रिप्लाई करेगा। फिर ऑन द क्लॉज ऑफ प्रोसिक्यूशन केस एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज, प्रोसिक्यूशन के क्लोज होने पर केस को एग्जामिनेशन किया जाएगा, केस को अक्यूज को एग्जामिन किया जाएगा बाय द कोर्ट की तरफ से, वेयर द अक्यूज एग्जामिन एविडेंस इन हिज डिफेंस। जब अक्यूज अपनी फेवर के अंदर अगर एविडेंस लेकर आता है, द कोर्ट शैल बी अक्यूज सम अप द केस वेयर आफ्टर प्रोसिक्यूटर शैल मेक अ रिप्लाई ऑन द क्लोज ऑफ डिफेंस केस। अगर अक्यूज अपनी फेवर में एविडेंस नहीं लेकर आता तो प्रोसिक्यूशन सम अप करेगी और अक्यूज उसका रिप्लाई देगा और आगे से मामले को प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन अगर अक्यूज अपनी फेवर में एविडेंस ले आता है तो फिर उसके बाद जैसा बोलेंगे कि अब आप भी सम अप करो, आप भी पहले दिन से लेकर आज तक की प्रोसीडिंग का एक खुलासा पेश करो। तो जो जनरली अक्यूज नहीं उसका वकील करता है, डिफेंस काउंसिल करती है, तो वो पहले दिन से लेकर जिस दिन जैसा कह रहे सम अप, उस दिन तक वो अपनी एविडेंस को, अपनी गवाही को, अपने म्यार को, अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपने लेवल को एक खुलासे के तौर के बाद जज साहब के सामने तमाम प्रोसीडिंग पेश करेगा कि प्रोसिक्यूटर ने ये गवाह पेश किया झूठा था, ये एविडेंस दी गलत थी, मेरी एविडेंस ज्यादा रिलायबल है, मेरा गवाह ज्यादा रिलायबल है, जिसने ये गवाही दी है, जिसने ये मेरी फेवर में एविडेंस आकर दी या मेरी फेवर में आकर जो उसे शहादत दी तो वो ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा मे फिट थिंक इट है, तो इसलिए उसको जो ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए। तो फिर अक्यूज की काउंसिल को मौका दिया जाए कि आप केस को सम अप करें, इसका पूरा खुलासा बयान करें कोर्ट के सामने, एफआईआर से लेकर आज तक की प्रोसीडिंग का। और उसके बाद जब अक्यूज इसका खुलासा पेश करेगा तो फिर प्रोसिक्यूटर उसका रिप्लाई करेगी, जैसा उस रिप्लाई को लिखेंगे कि प्रोसिक्यूटर बोलेगी अक्यूज ने ये बोला गलत है, ये सही है, ये तो जो भी अक्यूज है सम अप किया है बाद में केस को, तो प्रोसिक्यूटर फिर उसका रिप्लाई करेगी, जो प्रोसिक्यूटर विक्टिम पार्टी की तरफ से है, जो अक्यूज पर्सन के खिलाफ है, जो इंजर्ड पर्सन की तरफ से है, जो मदई की तरफ से पार्टी होगी, जो मदई की तरफ से काउंसिल होगी, वो अक्यूज या डिफेंस काउंसिल की तरफ से बोलेंगे, सम अप केस के खुलासे का रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे। उसके बाद जज साहब दोनों के सम अप को देखते हुए, दोनों के एविडेंस, म्यार, विटनेस को देखते हुए या तो इक्वट करेंगे, बरी करेंगे, या कन्विक्ट करेंगे, सजा दे देंगे। वेयर चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड द कोर्ट फाइंड्स द अक्यूज नॉट गिल्टी 265H सब सेक्शन 1 के तहत अगर चार्ज फ्रेम हुआ और अदालत ने उस मुल्जम को गिल्टी नहीं पाया, जिसके ऊपर इल्जाम था उसको गिल्टी नहीं पाया, तो अदालत द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू इक्वटल, कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगी और बरी करने का हुक्म दे देगी। वेयर द कोर्ट फाइंड द अक्यूज गिल्टी, जहां पर कोर्ट अक्यूज को गिल्टी पाती है 265H सब सेक्शन 2, द कोर्ट शैल पास सेंटेंस अपॉन हिज अकॉर्डिंग लॉ, कोर्ट जो उस मुल्ज़िम के खिलाफ अकॉर्डिंग लॉ कानून के मुताबिक सेंटेंस पास करेगी। प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन 265 सब सेक्शन 1, प्रीवियस कन्विक्शन की सूरत में प्रोसीजर क्या होगा? दिस सेक्शन इज इंपेरेटिव, ये जो सेक्शन है इंपेरेटिव है, लाजमी है, ताकीदी है।
It is based on the principle that prisoner on his trial ought not to be prejudiced by a statement of the previous conviction suffered by him. It is indicate the importance of the complete exclusion of knowledge of previous conviction when weighing the evidence as to be truth, not otherwise main charge. अगर मुल्ज़म को किसी और जुर्म में सजा हुई है तो इट डज नॉट मीन कि उसने ये जुर्म भी किया होगा। तो इसलिए लॉ ये कहता है कि आपने पुराने जुराइम को देखते हुए, पुरानी कन्विक्शंस को देखते हुए बाइस नहीं हो जाना, आपने जानबदारी के साथ फैसला करना है। आपने सॉर्ट खोज लगानी है कि वाकई ही इसने जुर्म किया है या नहीं किया। सिर्फ इसी बात के ऊपर कि इसने पहले जुर्म को किया था, उसके अंदर इसको सजा हुई है, तो ये जुर्म भी इसने किया होगा। सिर्फ इस बात के ऊपर आप मुल्ज़म को सजा नहीं दे सकते। तो आपको डिस्टिंक्शन उसके अंदर क्रिएट करना होगा, इम्तियाज क्रिएट करना होगा कि हमारी ये जो सजा है ये हकायक के ऊपर मबनी सजा है, ना कि पिछली सजा से मिलती जुलती, कि हमने पिछली सजा को देखते हुए कि जी पहले मुजरम ने जुर्म किया था, इसको सजा हुई तो अब भी जुर्म किया होगा, अब भी सजा दे देते हैं। नो, ये सजा हम हकायक को, एविडेंस को, विटनेस के म्यार को देखते हुए मुल्ज़म को ग्रांट कर रहे हैं, अवार्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, अपने और जितने भी इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्क्स जितने भी आपके हैं वहां पर शेयर करना ना भूला करें, ताकि आपके तवस्सुत से और बहुत से लोगों का फायदा हो सके और बहुत से लोग इस अवेयरनेस से, इस नॉलेज से मुस्तफीद हो सके। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखा करें। दोबारा हाजिर होऊंगा एक नए लेक्चर के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज।